बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो हमने कहा लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ पे छोड़ा था कि जिप्सम मॉडल और डाई जो है ना वैसे तो कम्प्लीटली सेट हो जाते हैं शॉर्ट पीरियड टाइम में ही। ठीक है, आपने लैब में भी किया होगा। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि हम जैसे ही मिक्स करते हैं वो बहुत जल्दी से सेट हो जाता है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है उसका सेटिंग का। ठीक है, और सेटिंग बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, और कुछ ही घंटे में जो है वो बिल्कुल सेट हुआ होता है, स्टैंड हुआ होता है फॉर फ्यू आवर। ठीक है, उसके बाद जो हम आते हैं ग्रेटेस्ट सरफेस हार्डनेस अकर व्हेन प्रोडक्ट रीचेड ड्राई स्ट्रेंथ। कि जो ग्रेटर सरफेस हार्डनेस जो अचीव होती है वो कब होती है? जब वो किसको पहुंच जाए? ड्राई स्ट्रेंथ को पहुंच जाए, मतलब वो हर तरह से ड्राई हो जाए। क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी गीला महसूस हो रहा है और अगर आपने उस पर कोई भी सख्त चीज़ रख दी या उसको जो है आपके हाथ से गिर गया, एक्सीडेंट फ्रैक्चर हो गया, तो वो टूट सकता है। तो सरफेस हार्डनेस जो है वो तभी आएगी ज़्यादा अच्छी जब वो क्या हो, रीच ड्राई स्ट्रेंथ। ड्राई हो जाएगा तो इसका मतलब वो हर तरह से सेट हो चुका है। ठीक है, इट शुड बी अलाउड टू सेट फॉर 1 और 2 आवर। ठीक है, प्रेफरेबल फॉर नाइट बिफोर लेबोरेटरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, अच्छा उसके बाद आते हैं जिप्सम जो होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ब्रिटल मटेरियल है। मतलब ये बहुत आसानी से जो है टूट सकता है, ब्रिटल बहुत ज़्यादा है। वेरी लो वैल्यू ऑफ फ्लेक्चर स्ट्रेंथ ऑफ प्लास्टर, बहुत ही कम वैल्यू है इसकी फ्लेक्चर स्ट्रेंथ की। ठीक है, स्टोन इज़ लेस फ्रेजाइल बट मस्ट बी ट्रीटेड विथ केयर। अब जो स्टोन होता है ना, स्टोन में हमने देखा था कि उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, तो स्टोन जो है वो लेस फ्रेजाइल है, लेकिन उसको भी जो है ना ट्रीट केयर के साथ किया जाता है। अगर फ्रैक्चर इज़ टू बी अवॉइडेड, ताकि उस पर कोई फ्रैक्चर ना आए। स्टोन की वैसे स्ट्रेंथ ज़्यादा है, आई नो कि स्टोन की स्ट्रेंथ ज़्यादा है प्लास्टर से, लेकिन फिर भी केयर के साथ उसको इस्तेमाल किया जाता है। वो लेस फ्रेजाइल होता है स्टोन। इट इज़ रिलेटिवली रिजिड, ये रिलेटिवली रिजिड होता है बट हैज़ अ पुअर इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। इसकी जो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ होती है ना वो क्या होती है? पुअर होती है। और इट इज़ लाइकली टू फ्रैक्चर इफ़ ड्रॉप, ये फ्रैक्चर हो सकता है अगर ये आप ड्रॉप हो गया, आपके हाथ से ड्रॉप हो गया, फ्रैच पे जाके हिट कर गया और ये फ्रैक्चर हो गया, तो ये फ्रैक्चर हो सकता है क्योंकि इसकी पुअर इम्पैक्ट स्ट्रेंथ है। ठीक है, पुअर इम्पैक्ट स्ट्रेंथ है, लेस फ्रेजाइल है, ये सारे, और रिजिड है, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अटेम्प्ट्स टू इम्प्रूव द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैव इन्वॉल्व। अगर आपने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी अच्छी करनी है, ठीक है, तो आप क्या करें? द इम्प्रेगनेशन बाय पॉलीमर सच एज एक्रेलिक रेजिन, मतलब आप क्या करें उसमें इम्प्रेगनेशन करवा दें किसकी? एक्रेलिक रेजिन पॉलीमर की। तो इस तरह से जो है उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो अच्छी हो सकती है। ठीक है, दूसरा लो वाटर पाउडर रेशो कर दें। लो वाटर पाउडर रेशो करेंगी तो क्या होगा कि वाटर कम होने की वजह से उसमें पोरोसिटी कम होगी, और ठीक है लेस पोरोसिटी होगी तो वो उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, लाइक स्ट्रेंथ हो गया। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं, ये वाइवा में भी आपसे पूछ सकते हैं कि हम किस तरह से जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपने ये 2 पॉइंट बताने के एक्रेलिक पॉलीमर का यूज़ करके एक्रेलिक रेजिन लाइक लो वाटर पाउडर रेशो, क्योंकि वाटर पाउडर रेशो कम होगा तो जो स्पेस है क्रिस्टल के दरम्यान वो भी कम होगी। ठीक है, और लेस पोरस होगा और स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा उसके बाद, अच्छा ये सब चीज़ें जो है ना, इसमें जो कुछ डेफिनेशन आई चैप्टर 2 में आपने पढ़ा हुआ है, फ्लेक्चर स्ट्रेंथ हो गया, ठीक है, और ये इम्पैक्ट स्ट्रेंथ हो गया। अब अगर मैं आपको ये बताने बैठूंगी ना तो फिर चैप्टर 2 आप पढ़ देखेंगे नहीं, क्योंकि टीचर जो है मोस्टली जो हमारे प्रोफेसर आते हैं वो कभी भी चैप्टर 2 की चीज़ें आपको रिवाइज़ नहीं करवाते, क्योंकि उन्होंने चैप्टर 2 पढ़ा दिया ना। अब गलती तो आपकी है ना कि आपने नहीं पढ़ा। अब खुद सोचे मैं हर लेक्चर में पुराना रिवाइज़ करवाऊँगी तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? तो बेटे ये लास्ट दफ़ा जो है मैं बता रही हूँ, इसके बाद आपने लाजमी चैप्टर 2 देख लेना है बेटे। जो फ्लेक्चर स्ट्रेंथ होती है ना, फ्लेक्चर स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? सॉरी ये नेट जो है, ठीक है, फ्लेक्चर स्ट्रेंथ का क्या मतलब है कि जो रेजिस्टेंस होती है ना डिफॉर्मेशन अंडर बेंडिंग, मतलब आप जो है अगर किसी मटेरियल को बेंड करना चाह रहे हैं तो अब इस मटेरियल की जो है
ये मटेरियल क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा कि डिफॉर्मेशन ना हो, अंडर बेंडिंग जो है डिफॉर्मेशन ना हो, क्योंकि जब हम बेंड कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ये टूट जाता है यहाँ से, ठीक है। जाहिर सी बात है, लो वैल्यू ऑफ फ्लेक्चर स्ट्रेंथ है प्लास्टर की, तो प्लास्टर को आप बेंड नहीं कर सकते। अगर आप उसको बेंड करना चाहेंगे तो वो तो टूट जाएगा, क्योंकि उसकी क्या है, लो वैल्यू ऑफ फ्लेक्चर स्ट्रेंथ। और फ्लेक्चर स्ट्रेंथ मैंने आपको क्या बताया कि ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ डिफॉर्मेशन है अंडर बेंडिंग, लिख लो डेफिनेशन, ठीक है। बाकी चैप्टर 2 देख लेना। अच्छा, और पुअर इम्पैक्ट स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ मतलब अंडर शॉक हो गया, सडन शॉक या सडन कोई इम्पैक्ट, ठीक है, उसके नतीजे में जो डिफॉर्मेशन होती है, ये जो फ्रैक्चर होता है, ठीक है, तो जो फ्रैक्चर और जो डिफॉर्मेशन होती है सडन शॉक या सडन इम्पैक्ट के नतीजे में, ठीक है, तो वो जो मटेरियल है ना, जो सडन शॉक लग रहा है उस पर, उस मटेरियल पे, तो उसको रेजिस्ट जो करती है ना डिफॉर्मेशन को या किसी भी फ्रैक्चर को, रेजिस्टेंस ऑफ फ्रैक्चर, रेजिस्टेंस ऑफ डिफॉर्मेशन अंडर सडन शॉक, सडन इम्पैक्ट, ठीक है, वो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। तो इसकी पुअर इम्पैक्ट स्ट्रेंथ है, मतलब अगर ये आपसे गिरेगा, ड्रॉप होगा आपके हाथों से, तो ये टूट जाएगा, क्योंकि इसकी पुअर है। अगर स्ट्रांग होती तो ये नहीं टूटता। इस तरह से फ्रैक्चर स्ट्रेंथ भी इसकी लो है कि अंडर बेंडिंग आसानी से टूट जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है। अच्छा, द डायमेंशनल स्टेबिलिटी ऑफ जिप्सम इज़ गुड, जो डायमेंशनल स्टेबिलिटी है ना जिप्सम की, वो अच्छी है, ठीक है। फॉलोइंग फर्दर चेंजेस इन डायमेंशन आर इमेजरेबल एंड द मटेरियल आर सफिशिएंट रिजिड टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन एंड व्हेन वर्क इज बीइंग कैरिड आउट। अब ये कह रहे हैं कि मटेरियल इतना तो रिजिड होता है कि वो रेजिस्ट कर सके डिफॉर्मेशन जब हम उस पर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इतना कुछ बस ये याद रखें, जो डायमेंशनल स्टेबिलिटी ऑफ जिप्सम प्रोडक्ट है वो अच्छी है। अच्छा, उसके बाद सेट प्लास्टर इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। अब जो सेट प्लास्टर होता है ना, वो स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर में। सॉलिबिलिटी इंक्रीज होती है जब टेम्परेचर क्या होता है वाटर का, सॉलिबिलिटी इंक्रीज विद द टेम्परेचर ऑफ वाटर। इफ़ हॉट वाटर इज पोर ओवर द सरफेस ऑफ प्लास्टर कास्ट, तो क्या होगा, as happened during the boiling out of a denture mold, a portion of the surface layer become dissolved, leaving the surface rough. Frequent washing of the surface with hot water should refer to avoid it, ठीक है। कि आप जो है, कि हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। और वैसे प्लास्टर जो है ना पानी में स्लाइटली सॉल्युबल होता है, लेकिन अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, फॉर एग्जाम्पल बॉयल वाटर के अंदर प्लास्टर रख दिया, तो फिर क्या होगा कि वो सरफेस लेयर जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगी और सरफेस रफ हो जाएगी। और विद हॉट वाटर, इस वजह से हॉट वाटर को अवॉइड करना चाहिए, हॉट वाटर में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो ये बात है। अच्छा, उसके बाद डायमेंशनल एक्यूरेसी, द हायर द सेटिंग एक्सपेंशन द लोअर द एक्यूरेसी। ये मैंने लास्ट में भी बताया था कि बेटे अगर कोई आपने इम्प्रेशन लिया हुआ है, ठीक है, आपने इसमें पोर कर दिया, उसके बाद अगर वो मटेरियल जो आपने पोर किया है, अगर उसमें सेटिंग एक्सपेंशन ज़्यादा हुई, तो खुद सोचे ये आपका जो भी मॉडल आप बना रहे हैं वो ओवर साइज़ बनेगा, ये जो भी डाई बना रहे हैं वो ओवर साइज़ बनेगा, क्योंकि उस मटेरियल में एक्सपेंशन होने की वजह से जो है वो इतना बढ़ गया, इस वजह से ये ओवर साइज डाई या ओवर साइज मॉडल बन गया आपका। तो इस वजह से हमने कहा था कि सेटिंग एक्सपेंशन कम से कम होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर ज़्यादा होगी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी हमारे लिए, एक्यूरेसी अच्छी नहीं आएगी। सारी बातें लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो डायमेंशनल एक्यूरेसी में क्या देगा कि द हायर दी सेटिंग एक्सपेंशन, जितनी ज़्यादा सेटिंग एक्सपेंशन होगी उतनी कम क्या होगी एक्यूरेसी। ऐसी बातें वो करेक्टली एक्यूरेटली जो है उस मॉडल और डाई को रिकॉर्ड ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। सेटिंग एक्सपेंशन रिजल्ट फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल एंड एज दे जॉइन। तो ये तो आपको पता है कि सेटिंग एक्सपेंशन किस तरह से होती है, कि जिस क्रिस्टल की ग्रोथ हो रही होती है ना, और वो आप आपस से जुड़े होते हैं, तो जैसे जैसे उनकी ग्रोथ होती है, जैसे क्रिस्टल की ग्रोथ हुई तो ये लंबा हो गया, इस तरह से इस क्रिस्टल की ग्रोथ हुई, तो इस तरह से होता है, ठीक है। सॉलिबिलिटी, सेट जिप्सम इज़ नॉट हाईली सॉल्युबल, ये तो आपको पता है, अभी हमने कहा कि स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर होता है। तो सेट जिप्सम इज़ नॉट हाईली सॉल्युबल, द ग्रेटर द पोरोसिटी ग्रेटर द सॉल्युबिलिटी। जितनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी ना उतनी ज़्यादा क्या होगी, उतनी ज़्यादा क्या होगी, पोरोसिटी होगा, क्योंकि सॉल्युबिलिटी मीन ज़्यादा, मीन क्या मतलब कि वाटर ज़्यादा होगा, वाटर ज़्यादा होगा तो पोरोसिटी तो ज़्यादा होगी ना,
तो इस वजह से सॉलिबिलिटी का किरदार ये है कि जिप्सम ग्रेटर दी पोरोसिटी ग्रेटर दी सॉलिबिलिटी, जितनी ज़्यादा पोरस होगा वो मटेरियल उतना ज़्यादा वो सॉल्युबल होगा वाटर में। ठीक है, रिप्रोडक्शन ऑफ डिटेल, तो ग्रेटर पोरोसिटी डिक्रीज सरफेस डिटेल, ये मैंने बताया कि पोरोसिटी अगर ज़्यादा होगी तो वो सरफेस को एक्यूरेटली रिकॉर्ड ही नहीं कर पाएगा, तो सरफेस डिटेल प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो बेटे ये डायमेंशनल एक्यूरेसी याद रखेगा कि सेटिंग एक्सपेंशन अगर ज़्यादा होगी तो एक्यूरेसी कम हो जाएगी, सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, पोरोसिटी भी ज़्यादा होगी, पोरोसिटी ज़्यादा होगी तो स्ट्रेंथ कम होगी उस मटेरियल की। ठीक है, और सरफेस डिटेल भी क्या होंगी, अगर पोरोसिटी ज़्यादा होगी तो स्ट्रेंथ कम होगी और सरफेस डिटेल भी डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ है। अब उसके बाद एप्लीकेशन पे आते हैं। तो डेंटल एप्लीकेशन जो है इसकी इम्प्रेशन मटेरियल और कंस्ट्रक्शन कास्ट हो गए, डाइज हो गए, इसमें होता है। मतलब आप अगर कास्ट को कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं या डाई को कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं, और इम्प्रेशन मटेरियल में भी यूज़ होता है। ठीक है, व्हेन स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड एक्यूरेसी आर रिक्वायर्ड, डेंटल स्टोन आर नॉर्मली यूज इन प्रेफरेंस ऑफ डेंटल प्लास्टर। अब ये कह रहे हैं कि अगर हम स्टोन की बात करें तो स्टोन की स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, हार्डनेस भी, एक्यूरेसी भी। ठीक है, इस वजह से हम जो है हमें रिक्वायर्ड होता है डेंटल स्टोन, नॉर्मली हमें डेंटल स्टोन रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, हम प्रेफर करते हैं डेंटल स्टोन को बनिस्बत डेंटल प्लास्टर के। ठीक है, अब ये क्यों करते हैं, सारी कहानी तो हमने पढ़ ही ली है, अब बार बार तो मैं आपको बताने इससे नहीं रही, क्योंकि हमने स्टोन में देखा था कि वाटर पाउडर रेशो कम होती है, वाटर कम होगा तो पोरोसिटी कम होगी, पोरोसिटी कम होगी तो स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। The stone material are less likely to be damaged during the laying down and carving of the wax pattern and give optimal dimensional accuracy। देखें, स्टोन जो होता है ना वो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो डैमेज हो। ठीक है, जब हम कार्विंग ऑफ वैक्स पैटर्न कर रहे होते हैं, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है ना स्टोन की, इस वजह से बहुत कम चांसेस होते हैं, और उसकी ऑप्टिमल डायमेंशनल एक्यूरेसी भी होती है। ठीक है, थस द मटेरियल आर यूज व्हेन एनी वर्क टू बी कैरिड आउट मॉडल और डाई एज वुड बी द केस व्हेन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डेंचर। जब हम डेंचर को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ऑन अ मॉडल या कास्ट एलॉय तो हम डेंटल स्टोन को मोस्टली यूज़ करते हैं। ठीक है, व्हेन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड एक्यूरेसी आर नॉट ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस। देखें, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ और एक्यूरेसी अगर प्राइमरी इंपॉर्टेंस ना भी है तो द चीपर डेंटल प्लास्टर को आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर आप स्टडी मॉडल बनाना चाह रहे हैं और आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज से कोई कंसर्न नहीं है, कोई एक्यूरेसी से कंसर्न नहीं है, ठीक है, मतलब अगर आपकी प्राइमरी इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है, आप नहीं चाहते कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ अच्छी चाहिए, मुझे स्ट्रेंथ अच्छी चाहिए, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ अच्छी, हार्डनेस चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, अगर आपकी ये सारी आप नहीं चाहते, मतलब आपकी ये प्राइमरी इंपॉर्टेंस नहीं है, बस आपको जो है ना मॉडल चाहिए, आपकी ये प्राइमरी इंपॉर्टेंस नहीं है, तो फिर आप डेंटल प्लास्टर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दस प्लास्टर इज़ ऑफन यूज फॉर माउंटिंग स्टोन मॉडल। ठीक है, और ऑन टू आर्टिकुलेटर। ठीक है, इस तरह से जो है, और इस प्लास्टर को जो है अक्सर यूज़ किया जाता है माउंट करने के लिए स्टोन मॉडल को आर्टिकुलेटर। जब आप आर्टिकुलेटर पे स्टोन मॉडल को फिक्स करते हैं, ठीक है, तो उस वक्त प्लास्टर को यूज़ किया जाता है। और सम टाइम प्रिपेयर स्टडी मॉडल, लाइक जिस तरह से मैंने बताया कि वहाँ पे आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एक्यूरेसी कोई का ताल्लुक ही नहीं होता, तो आप डेंटल प्लास्टर, हम लैब में क्या यूज़ कर रहे होते हैं, डेंटल प्लास्टर यूज़ कर रहे होते हैं ना। डेंटल स्टोन तो महंगा होता है, तो हम डेंटल प्लास्टर, क्योंकि हमारा कंसर्न एक्यूरेसी या डेंटल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज से तो होता नहीं है, हमें जो स्टडी मॉडल बनाते रहते हैं और फिर उसको फेंकते रहते हैं। ठीक है, बोरियाँ बड़ी बड़ी होती हैं वहाँ पे, तो वहाँ उससे हमें कोई कंसर्न होता नहीं है, तो स्टडी मॉडल के लिए हम डेंटल प्लास्टर यूज़ करते हैं। और साथ साथ जो डेंटल स्टोन जो एक्यूरेसी और स्ट्रेंथ, हार्डनेस के लिए जो यूज़ होती है ना, तो जो आर्टिकुलेटर पर फिक्स करने को उस डेंटल स्टोन मॉडल या डेंटल स्टोन मॉडल को जो आर्टिकुलेटर पर फिक्स किया जाता है ना, तो उस वक्त जो प्लास्टर लगता है ना वो डेंटल प्लास्टर लगता है। ठीक है, क्योंकि उस वक्त तो इतना, वो तो जस्ट लगाने के लिए हम प्लास्टर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसमें इतना वो नहीं है। अच्छा, उसके बाद हमें पता है टाइप 1 आपने 5 टाइप्स पढ़ी थी। टाइप 1 क्या था, डेंटल प्लास्टर था। टाइप 2 भी डेंटल प्लास्टर था। बस फ़र्क क्या था कि टाइप 1 डेंटल प्लास्टर इम्प्रेशन मटेरियल में यूज़ हो रहा था, और टाइप 2 अभी मैं आपको पिक्चर मैंने कितनी दफ़ा दिखाई हुई स्लाइड्स में। ठीक है, वो जो 5 करके इस तरह से मैंने आपको टाइप बताई थी, याद है, वो स्लाइड देख लीजिएगा। अच्छा, तो टाइप 1 टाइप 2 दोनों क्या है, प्लास्टर है। दोनों क्या है, प्लास्टर है। बस क्या डिफरेंस है कि ये इंप्रेशन बनाने में यूज़ होता है, इस वजह से इंप्रेशन मटेरियल के कहा लिखा हुआ है, और ये मॉडल बनाने में यूज़ होता है, इस वजह से मॉडल और प्लास्टर यूज़ फॉर लिखा हुआ है। तो बेटे टाइप 1 जो है वो इंप्रेशन मटेरियल रेयरली यूज़ होता है, और ये किसकी एग्जाम्पल है, नॉन इलास्टिक इंप्रेशन मटेरियल। जाहिर सी बात है नॉन इलास्टिक है ना,
इन इलास्टिक है या नॉन इलास्टिक कह ले, तो ये इन इलास्टिक या नॉन इलास्टिक इम्प्रेशन मटेरियल की एग्जाम्पल है, तो ये बात याद रखिएगा, ये उसमें आता है। और टाइप 2 जो है जो कि प्लास्टर ही है लेकिन मॉडल बनाने में यूज़ होता है, मॉडल ऑफ प्लास्टर, तो वो डिग्नोस्टिक कास्ट में या आर्टिकुलेशन ऑफ स्टोन कास्ट, सेम जिस तरह से मैंने बताया कि आर्टिकुलेशन होती है, आर्टिकुलेटर में जो डेंटल आर्टिकुलेशन में जो स्टोन कास्ट को लगाने के लिए जो प्लास्टर यूज़ होता है वो डेंटल प्लास्टर होता है, ठीक है। और आर्ट पोर्शन वर्किंग कास्ट में भी, ठीक है। और फ्लास्किंग प्रोसीजर फॉर एक्रेलिक डेंचर, ये देखिए एक्रेलिक डेंचर है और इसको जो फ्लास्क किया हुआ है ना, तो इसमें भी क्या डेंटल प्लास्टर यूज़ हो रहा होता है, मीन वही मॉडल में बनाने में जो यूज़ हो रहा है। ये देखिए ये आर्टिकुलेटर है, ये आर्टिकुलेटर है और ये डेंटल स्टोन है, सॉरी ये डेंटल स्टोन कास्ट है, ठीक है। अब ये जो वाइट प्लास्टर आपको दिख रहा है ना, ये डेंटल प्लास्टर है जो आर्टिकुलेटर में लगाने के लिए यूज़ हुआ है, मतलब इस स्टोन कास्ट को इस आर्टिकुलेटर में लगाने के लिए जो प्लास्टर यूज़ हुआ है ये डेंटल प्लास्टर है। और ये आपका क्या है, फ्लास्किंग प्रोसीजर में जो यहाँ पे जो प्लास्टर लगता है इस एक्रेलिक डेंचर को लगाने के लिए, तो वहाँ पे भी डेंटल प्लास्टर यूज़ होता है, ठीक है। तो ये आर्टिकुलेशन ऑफ स्टोन कास्ट हो गया और ये फ्लास्किंग पोजीशन ऑफ एक्रेलिक और आर्ट पोर्शन में भी वर्किंग कास्ट में भी यूज़ होता है, ठीक है। तो मैंने साथ साथ आपको दिखा भी रही हूँ। अच्छा, अब टाइप 3, 4, 5 ये तीनों डेंटल स्टोन है। टाइप 3 क्या था, डेंटल स्टोन यूज़ हो रहा था डाई और मॉडल बनाने में, ठीक है। अच्छा, तो फुल और पार्शियल डेंचर मॉडल, मतलब फुल भी और पार्शियल बस मॉडल है, भले वो फुल हो पार्शियल हो, ठीक है। ऑर्थोडोंटिक मॉडल्स, सेम मॉडल की बात आ गई। फ्लास्किंग प्रोसीजर ऑफ एक्रेलिक डेंचर, और जो फ्लास्किंग प्रोसीजर होता है, अभी आपने वो जो फ्लास्क में हम लगाते हैं उसको फिट करते हैं, ठीक है। वो फ्लास्क तो आपके लिया भी होगा, देखा भी होगा, तो उसमें भी ये डेंटल स्टोन यूज़ होता है, ठीक है, जो कि डाई और मॉडल बनाने में टाइप 3 जो मैंने पढ़ाया था। अच्छा, टाइप 4 डेंटल स्टोन जो कि हाई स्ट्रेंथ और लो एक्सपेंशन है, तो ये फैब्रिकेटिंग वैक्स पैटर्न ऑफ कास्ट रेस्टोरेशन, मतलब जो कास्ट रेस्टोरेशन होती है, फैब्रिकेट वैक्स पैटर्न ऑफ कास्ट रेस्टोरेशन लाइक क्राउन और ब्रिज में, ठीक है, ये डेंटल स्टोन यूज़ होता है। और इम्प्लांट में ये बात याद रखिएगा कि टाइप 4 जो होता है वो फैब्रिकेटिंग वैक्स पैटर्न ऑफ कास्ट रेस्टोरेशन लाइक क्राउन और ब्रिज में, ठीक है। और इम्प्लांट में मेन पॉइंट कि वो कौन सा है जो उसमें, तो ये टाइप 4 होता है जो कि हाई स्ट्रेंथ होती है और लो एक्सपेंशन होती है। और टाइप 5 में क्या होती है, हाई स्ट्रेंथ हाई एक्सपेंशन, ठीक है। और दोनों डाई बनाने में यूज़ होते हैं। मैं साथ साथ रिवाइज़ भी करवा रही हूँ आप सबको ताकि पता चल जाए, आपको रिवाइज हो जाए। उसके बाद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो जिप्सम मॉडल और डाई मटेरियल हैव दी एडवांटेज ऑफ बीइंग इनएक्सपेंसिव, कि भाई एक तो सस्ता है, ठीक है, और दूसरा इजी टू यूज़ है, आसानी से यूज़ हो जाता है। द एक्यूरेसी एंड डायमेंशन स्टेबिलिटी भी अच्छी है, ठीक है। रिप्रोड्यूस फाइन डिटेल फ्रॉम द इम्प्रेशन, और रिप्रोड्यूस करता है फाइन डिटेल इम्प्रेशन से, लाइक स्टोन की बात कर रहे हैं यहाँ पे भी स्टोन की बात हो रही है, मीन डेंटल स्टोन की एक्यूरेसी डायमेंशन स्टेबिलिटी। जिप्सम में तो सभी आ जाते हैं ना, सारी टाइप्स आ जाती है, टाइप 1 to टाइप 5, जिसमें डेंटल प्लास्टर भी है, स्टोन भी है, डेंटल स्टोन भी है। तो अब देखें दोनों तो इनएक्सपेंसिव, एक तो सस्ते हैं और आसानी से यूज़ हो जाते हैं, तो दोनों की वो है प्लास्टर और स्टोन की। लेकिन द एक्यूरेसी और डायमेंशन स्टेबिलिटी आर गुड डेंटल स्टोन, और रिप्रोड्यूस फाइन डिटेल फ्रॉम द इम्प्रेशन, वो भी डेंटल स्टोन है। तो ये इसकी क्या है, सब एडवांटेज है। अब डिसएडवांटेज क्या है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ वो आइडियल नहीं है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ आर नॉट आइडियल, मतलब आइडियल नहीं है, सही है लेकिन आइडियल नहीं है। द ब्रिटल नेचर ऑफ जिप्सम ओकेजनली लीड टू फ्रैक्शन, जो ब्रिटल नेचर होता है ना जिप्सम का, मीन वो अगर ज़रा सा आपसे गिरेगा या कोई चीज़ उस पर लगेगी वो टूट जाएगा, तो वो जो है ना उस आसानी से टूट जाएगा, मीन फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रिटल नेचर है, ये बात याद रखिएगा। पार्टिकुलरली थ्रू द टीथ, और पार्टिकुलरली अगर बात की जाए ख़ास तौर पे तो टीथ की, जब आप अपने लैब में भी किया होगा कि ज़रा सा वो जो हमारा कार्वर से हम वैक्स पैटर्न कर रहे होते, तो वो ज़रा सा भी अगर उस टीथ पे लगता है ना, तो वो टीथ टूट जाता है। तो फिर हम बहुत अजीब सा मुंह बना लेते हैं कि भाई मेरा टीथ टूट गया। तो बेटे वो इस वजह से, क्योंकि ये जिप्सम जो है ना, वो मीन डेंटल प्लास्टर जो बहुत ब्रिटल नेचर है, ठीक है। वाइल फ्रॉम द वीकेस्ट पार्ट ऑफ एनी मॉडल, और ये जो टीथ है ये वीकेस्ट पार्ट है किसी भी मॉडल का, ख़ास तौर पे पहले यही टूटता है, ठीक है। तो ये देखिए डिसएडवांटेज, एडवांटेज, ये आपके वाइवा पॉइंट भी है। और मैं जब आपको पढ़ा रही हूँ ना, तो मैं आपको रट्टा तो लगवा नहीं रही, मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ।
मतलब साथ साथ आपको कहानी भी बता रही होती हूँ, डायग्राम भी दिखा रही होती हूँ, तो प्लस पॉइंट है आपके लिए। ये सारे वाइवा पॉइंट है। प्रॉब्लम्स occasionally arise when gypsum product are used in conjunction with alginate impression। प्रॉब्लम कब अराइज होती है? जब जिप्सम प्रोडक्ट को आप यूज़ करते हैं कंजक्शन विद एल्जिनेट इम्प्रेशन में, ठीक है। अब उसमें ऐसा क्या है, द सरफेस ऑफ द मॉडल में रिमेन रिलेटिवली सॉफ्ट। जो सरफेस होती है ना मॉडल की, वो रिमेन सॉफ्ट होती है ड्यू टू अपेरेंट रिटार्डिंग इफेक्ट विच हाइड्रोक्लोराइड हैव द सेटिंग ऑफ जिप्सम प्रोडक्ट। इफ नॉट सर्टेन रिटार्डर, अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कराऊँ देन रीडिंग कराऊँ तो शायद तब आपको समझ आ जाए। तो बेटे इसमें ये है कि जो सरफेस ऑफ द मॉडल होता है ना, वो रिलेटिवली सॉफ्ट होता है, ठीक है, वो रिलेटिवली सॉफ्ट होता है। और अपेरेंट रिटार्डिंग इफेक्ट जो कि हाइड्रोक्लोराइड में होता है सेटिंग ऑफ जिप्सम प्रोडक्ट, तो ये होता है कि हाइड्रोक्लोराइड में बोरेक्स होता है। बोरेक्स आपको पता है कि रिटार्डर है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोक्लोराइड ऑन टू द जिप्सम क्रिस्टल, ठीक है, तो क्या वो क्या कर देता है, विच एक्ट एज अ न्यूक्लियाई ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इस तरह से जो है वो रिटार्डिंग इफेक्ट कॉज करता है, ठीक है। इसमें इतना कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस जो मैं आपको बताऊं ये मैंने फ़िलहाल रीड करवा दिया, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जो मैं आपको बता रही हूँ वो इंपॉर्टेंट है। डिस्पाइट दिस ऑब्जर्वेशन कैन नॉट बी साइड दैट जिप्सम प्रोडक्ट आर इनकम्पेटेबल विद एल्जिनेट इंप्रेशन सिंस प्रॉब्लम अराइज वेरी। तो एक तो ये याद रखना है कि भाई ये वाली लाइन थी ना कि जिप्सम प्रोडक्ट जो है ना वो प्रॉब्लम कॉज कर सकता है एल्जिनेट इंप्रेशन के साथ। दूसरा हाइड्रोक्लोराइड का याद रखना है कि उसमें बोरेक्स होता है जो कि रिटार्डिंग इफेक्ट कॉज करता है, ये 2 पॉइंट, ठीक है। और बाकी डिस्पाइट दिस ऑब्जर्वेशन कैन नॉट साइड दैट जिप्सम प्रोडक्ट आर इनकम्पेटेबल। हाँ, मतलब हम ये नहीं कह रहे कि जिप्सम प्रोडक्ट जो वो इनकम्पेटेबल है एल्जिनेट इंप्रेशन में, से प्रॉब्लम अराइज हो सकती है बहुत तेज़ी से, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद अल्टरनेट मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मॉडल एंड डाई एग्जिस्ट बट आर हार्डली एवर यूज। और दूसरे भी मतलब मटेरियल्स हैं जिससे हम प्रोडक्शन कर सकते हैं मॉडल और डाई की, लेकिन वो हार्डली एवर यूज़ होते हैं। मीन अब वो एक्सपेंसिव हो सकते हैं, डिफ़िकल्ट टू यूज़ हो सकते हैं, तो इस वजह से हम उसको यूज़ नहीं करते, ठीक है। दिस इंक्लूड वेरियस रेजन्स, और वो कौन से होते हैं, वो रेजन्स भी हो सकते हैं, सीमेंट्स भी हो सकते हैं, डेंटल अमलगम भी हो सकते हैं, मतलब ये इंक्लूड हो सकते हैं, ठीक है। द अल्टरनेटिव में भी स्ट्रॉन्गर बट आर जनरली लेस स्टेबल डिफिकल्ट टू यूज़। देखो वही बात हो गई जो मैं बताई थी कि अल्टरनेटिव में भी स्ट्रॉन्ग, मतलब अगर आप रेजिन से मॉडल डाई बनाएंगे, सीमेंट से या डेंटल मगल से, तो वो स्ट्रॉन्गर तो होंगे लेकिन क्या होंगे, लेस स्टेबल होंगे और डिफ़िकल्ट होगा उनको यूज़ करना, और मोर एक्सपेंसिव भी है। सेम वही बात कि भाई एक्सपेंसिव होंगे और डिफ़िकल्ट होगा हमारे लिए कि हम उसको यूज़ करें, और लेस स्टेबल होंगे, स्ट्रॉन्ग तो होंगे लेकिन हमारे लिए इस वजह से हम जिप्सम प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे होते हैं मॉडल्स और डाई बनाने में, ठीक है बेटे। तो ये सारी चीज़ है। अनदर ट्रीटमेंट विच हैज़ बीन suggested for improving the durability of gypsum is to partly saturate the set material in polymerized monomer such as methyl methacrylate और स्टेरीन। ये याद रखना है क्योंकि ये BCQ भी मैंने देखा था, ठीक है, कि भाई अगर हम दूसरा ट्रीटमेंट जो है जो इम्प्रूव करें ड्यूरेबिलिटी ऑफ जिप्सम को, मतलब ताकि वो ड्यूरेबल हो जाए, जो जिप्सम है उसकी ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। तो इम्प्रूविंग ड्यूरेबिलिटी ऑफ जिप्सम, ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि पार्टली सेचुरेट कर देंगे, जो सेट मटेरियल है ना उसको पार्टली सेचुरेट कर देंगे पॉलीमराइजेबल मोनोमर में। अब वो पॉलीमराइजेबल मोनोमर क्या है, मिथाइल मेथाक्रिलेट और स्टेरीन, ठीक है। तो ये BCQ में भी आया था कि भाई हम उसकी ड्यूरेबिलिटी को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं अगर हम इसे किसी पॉलीमराइजेबल मोनोमर के अंदर डाल दें, लाइक स्टीरीन या मिथाइल मेथाक्रिलेट के अंदर, ठीक है। तो ये BCQ में भी आया था, EMQ में भी आ सकता है, ठीक है, इम्प्रूविंग ड्यूरेबिलिटी ऑफ जिप्सम। अच्छा, पॉलीमराइजेशन ऑफ द मोनोमर प्रोड्यूस अ पॉलीमर फेज विच इंक्रीज द स्ट्रेंथ एंड टफनेस। जाहिर सी बात है, जब पॉलीमराइजेशन होगी उस मोनोमर की, जब पॉलीमराइजेशन होगी तो एक पॉलीमर फेज होगा जो कि बढ़ाएगा, स्ट्रेंथ भी बढ़ाएगा और साथ में टफनेस भी बढ़ाएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। डिस्पाइट दिस अपेरेंट एडवांटेज दिस टेक्निक आर रेयरली यूज। इस मतलब ये एडवांटेज सबको पता भी है लेकिन ये टेक्निक बहुत कम यूज़ होती है, प्रैक्टिस में बहुत कम है, ठीक है, कि हम जो है सेट मटेरियल की ड्यूरेबिलिटी बनाने के लिए उसको मोनोमर में डाल दें, लाइक में तो ये इसकी स्ट्रेंथ टफनेस बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी ये सबको पता भी है ये एडवांटेज, लेकिन फिर भी कम यूज़ होता है, ठीक है बेटे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा बेटे, ये ड्यूरेबिलिटी तो समझ आ रहा है ना, चैप्टर 2 जिसने पढ़ा है वो मुझे कमेंट करके बताए। बेटे चैप्टर 2 में मैंने बताया था कि ड्यूरेबिलिटी क्या है। ड्यूरेबिलिटी मतलब कि मटेरियल की जो एबिलिटी होती है विथस्टैंड टू प्रेशर या कोई वेयर या कोई डैमेज, ठीक है, प्रेशर, वेयर या कोई डैमेज
उसका मतलब मटेरियल का जो भी स्टैंड होता है टू प्रेशर वेयर और डैमेज, तो वो ड्यूरेबिलिटी कहलाता है। तो जिप्सम जो आपको पता है कि आसानी से टूट जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी मतलब उसकी जो रेजिस्टेंस है या उसकी जो स्टैंड है, विथ स्टैंड को बढ़ाने के लिए टूवर्ड्स प्रेशर और वेयर डैमेज, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी उसे कह रहे हैं। ठीक है, कि विथ स्टैंड द मटीरियल टू वेयर डैमेज एंड वेयर डैमेज एंड अभी बताया था। ठीक है, वेयर डैमेज एंड ठीक, कोई भी एक्सटर्नल फ्रैक्चर हो जाए, ठीक है, तो ड्यूरेबिलिटी वो है। तो उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए कह रहे हैं कि उसको मोनोमर में डाल दे तो उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी, स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, टफनेस भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये बीसी की पॉइंट है, बार बार मैं बता रही हूँ। तो इस तरह से कह रही हूँ चैप्टर 2 पढ़ लो, डेफिनेशन आ जाती है। अब इन्फेक्शन कंट्रोल में कास्ट शुड हैव सेट फॉर 24 आवर, ठीक है, बिफोर बीइंग डिसइंफेक्टेड इफ़ नेसेसरी। कास्ट जो है वो सेट हो जाता है 24 आवर में। ठीक है, स्प्रे रथर देन इमर्स डिसइंफेक्टिंग कॉमनली यूज सोडियम हाइपोक्लोराइड, आइडोफॉर्म्स, क्लोरीन डाइऑक्साइड। ये याद रखें कि डिसइंफेक्टेंट कॉमनली ये यूज़ होते हैं कि सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है, आइडोफोर होता है, क्लोरीन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, वैसे याद ना भी रखें तो इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये एंड हो गया। आई होप कि आपको ये हमारा जो जिप्सम प्रोडक्ट का चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, तो अगर आपने हमारे डीएम सेशन में इनरोल होना है तो आपने इस नंबर पे कांटेक्ट करना है। ठीक है, इस नंबर पे कांटेक्ट करें, अपने आप को रजिस्टर करवाएं, इनरोल करवाएं। ठीक है, सो यहाँ पे ये जिप्सम प्रोडक्ट एंड होता है और इंशाल्लाह कल जो है हम डेल्टन सीमेंट को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करें, इसको लाइक करें, शेयर करें और मुझे अपनी दुआ में ख़ास कर याद रखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।